हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी राजस्थान के अजमेर इलाके की है। बात 21 साल पुरानी है। तारीख थी 28 अप्रैल 2003। जगह राजस्थान का अजमेर और अजमेर के इलाके में एक पुलिस स्टेशन सावर। दोपहर के समय एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन करने वाला पुलिस को बताता है कि सावर के इलाके में एक कुआं है और कुएं में एक कपड़े की पोटली है जिसमें एक लाश है, लेकिन उस लाश का सिर गायब है। इसके बाद वह अगली जानकारी देता है कि उसी सावर इलाके में एक नदी है और उस नदी के किनारे एक और कपड़ा पड़ा हुआ है जिसमें एक कटा हुआ सिर बंधा हुआ है, और वहीं कुछ दूरी पर एक और कपड़े की पोटली है जिसमें खून से सने कपड़े और बाकी चीज़ें हैं। पहले तो पुलिस को लगता है कि ये कोई सरफिरा है और पुलिस को बेवजह परेशान करना चाहता है, लेकिन इस फ़ोन कॉल की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक टीम सावर इलाके में पहुंचती है। सबसे पहले वो कुएं के पास जाती है। वहां पुलिस कुएं में झांक कर देखती है, एक कपड़ा कुएं के अंदर पड़ा हुआ है। गांव वालों की मदद से उस कपड़े को बाहर निकाला जाता है। कपड़ा काफ़ी वजनी था और जब बाहर निकाला गया तो देखा कि उस कपड़े में एक लाश बंधी हुई है और उस लाश का सिर गायब है। अब पुलिस नदी के किनारे जाती है और वहाँ भी एक कपड़ा पड़ा हुआ मिलता है। कपड़ा खोला जाता है तो उसमें एक सिर मिलता है। सिर को देखकर पुलिस थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि उसके चेहरे को जलाने की कोशिश की गई थी ताकि उसकी पहचान कोई ना कर सके। इसी नदी के किनारे पुलिस को एक और पोटली मिलती है जिसमें खून से सने हुए कपड़े और बाकी चीज़ें मिलती हैं। 28 अप्रैल 2003 को ये सारा सामान पुलिस ने बरामद किया और उसी दिन किसी अनजान व्यक्ति की फ़ोन कॉल पुलिस के पास आई थी। पुलिस ने सारी चीज़ें समेटी, लाश के अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठा किया और अजमेर के एक सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजवा दिया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताया कि जिस लाश की बात हो रही है उसकी बाईं आंख और जबड़े के बीच कभी सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी के दौरान उसमें एक स्टील का वायर लगा हुआ है। इसके अलावा पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी और किसी भी तरीके से वो उस डेड बॉडी का पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये कहाँ से है, किसने इसका कत्ल किया, किस परिवार से, किस ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखता है। उनके पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, आसपास के इलाके में अपने मुखबिरों को भी भेजा, लेकिन कहीं से कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। आखिर में पुलिस ने ये जानकारी एक लोकल अखबार में विज्ञापन के रूप में दे दी ताकि मरने वाले की पहचान हो सके। अखबार में विज्ञापन देने के बाद पुलिस अब इंतज़ार करने लगी उस डेड बॉडी के परिजनों के आने की। अजमेर से दूर किशनगढ़ इलाके में एक परिवार रहता था और वो परिवार था दुर्गा प्रसाद का। दुर्गा प्रसाद का मार्बल का कारोबार था और उसका एक बेटा था भवानी शर्मा, उसका भी कारोबार मार्बल का ही था। कुछ दिन पहले भवानी शर्मा अपने परिवार से अलग होकर दूसरे मकान में अपनी पत्नी निधि और 2 बच्चों के साथ रहता था। अब क्योंकि भवानी शर्मा अलग रहता था, इसलिए भवानी शर्मा की अपने परिवार से कभी कभार सिर्फ फ़ोन पर बातें हुआ करती थी। एक दिन दुर्गा प्रसाद अपने मार्बल के शोरूम में बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज भवानी शर्मा से, यानी अपने बेटे से बात की जाए, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से पता चला कि वो मार्बल के शोरूम में पिछले 1 हफ्ते से नहीं पहुँचे हैं और उनकी एब्सेंस में उनकी पत्नी यानी निधि इस कारोबार को देख रही हैं। पैसे का लेन देन और सामान का लेन देन वो अपने हाथों से खुद कर रही हैं। उन्होंने फिर अपनी बहू यानी भवानी शर्मा की पत्नी निधि को फ़ोन किया और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की। तो निधि ने भी यही बताया कि वो पिछले 1 हफ्ते से बाहर गए हुए हैं
और अभी वापस नहीं लौटे हैं। तभी दुर्गा प्रसाद की नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है और उसमें जो विज्ञापन दिया गया था पुलिस के द्वारा, उसमें दी गई जानकारी उसके बेटे से मेल खाती थी। तो दुर्गा प्रसाद को शक हुआ कि कहीं ये लाश मेरे बेटे की तो नहीं है। उन्होंने फ़ौरन फिर से निधि को फ़ोन किया और इस घटना की जानकारी उसको दी और दुर्गा प्रसाद ने कहा कि हम सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस लाश की पहचान करेंगे और पुलिस से बात करेंगे कि कहीं ये हमारे बेटे की तो नहीं है। उसके बाद दुर्गा प्रसाद अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होते हैं और निधि का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन निधि वहाँ मौके पर नहीं पहुँचती है। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि रास्ते से ही निधि को ले लेंगे और सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और फिर उन्होंने वैसा ही किया। वहाँ पर पुलिस ने लाश के साथ मिले कपड़ों को दिखाया और जैसे ही पुलिस ने कपड़ों की पोटली उनके सामने रखी, भवानी की पत्नी निधि अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, ये मेरे पति के ही कपड़े हैं। ये देखकर पुलिस वालों को निधि पर शक हुआ, क्योंकि वो पोटली अभी तक खोली नहीं गई थी और उस पोटली के खुलने से पहले ही निधि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि ये मेरे पति के ही कपड़े हैं। पोटली जब खुली नहीं तो उसको पता कैसे चला कि इसके अंदर क्या है और ये किसके कपड़े हैं। तो दोस्तों, ये बात तो सच थी कि जब वो पोटली खोलकर देखी गई तो वो भवानी शर्मा के ही कपड़े थे। तो इससे जाहिर होता है कि वो भवानी शर्मा की ही लाश थी। एक तो सबूत मिल चुका था और उन्होंने कपड़ों के आधार पर पूरे परिवार ने ये पहचान कर ली थी कि ये भवानी शर्मा की ही लाश है, लेकिन ये सबूत काफ़ी नहीं था। पुलिस ने अभी सोचा कि और जानकारी और सबूत चाहिए ताकि पुख्ता यकीन हो सके कि भवानी शर्मा की ही लाश है। तो फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम की उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि बाईं आंख के नीचे और जबड़े के बीच में एक स्टील का वायर लगा हुआ है। शायद इससे पहले भी कोई इसकी सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी के दौरान ये वायर इसके जबड़े में लगाया गया है। तो इसका जिक्र पुलिस वालों ने दुर्गा प्रसाद से किया। तो दुर्गा प्रसाद ने कहा कि हाँ, एक एक्सीडेंट के दौरान इसके जबड़े की हड्डी टूट गई थी और इसकी सर्जरी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में हुई थी। तो दुर्गा प्रसाद ने वहाँ के डॉक्टर का फ़ोन नंबर पुलिस को दिया। पुलिस ने उस डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि मैंने ये सर्जरी 3 लोगों की है। एक का जिक्र तो आप कर रहे हैं और 2 लोगों का और एड्रेस, नाम, पता सब मैं आपको दे देता हूँ। आप अपने तरीके से तफ्तीश कर सकते हैं। तो पुलिस ने जब बाकी 2 बचे हुए लोगों को फ़ोन किया तो वो ज़िंदा थे और सही सलामत थे। तो बचा तीसरा कौन? भवानी शर्मा। दोस्तों, अब ये पक्का पुलिस को भी और उनके घर वालों को भी यकीन हो चुका था कि ये भवानी शर्मा की ही लाश है। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि इसकी मौत आखिर क्यों हुई और किसने इसका मर्डर किया है और क्यों किया है, और अभी भी कातिल पुलिस की पकड़ से बहुत दूर था। इसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि वो अब तसल्ली से इस केस की छानबीन करेगी। तो छानबीन के दौरान भवानी प्रसाद के परिवार यानी माँ बाप और भाई बहन की तरफ से कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस ने भवानी शर्मा की पत्नी और उसके परिवार की तरफ झांक कर देखा तो कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे और इस तफ्तीश के दौरान उन्हें पता लगा कि निधि और भवानी शर्मा के ताल्लुक़ अच्छे नहीं थे, क्योंकि निधि एक शक्की मिजाज की औरत थी और हमेशा ही वो अपने पति पर शक करती थी और हमेशा झगड़ा करती थी। वो समझती थी कि उसके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसी की वजह से वो अलग अलग शहरों में जाते हैं, जबकि भवानी शर्मा अपने बिजनेस के सिलसिले में बिजनेस की डील करने के लिए अलग अलग शहरों में जाया करते थे। लेकिन उनकी पत्नी निधि कुछ और समझती थी और उनसे हमेशा झगड़ा करती थी। पहली वजह तो ये मिली। दूसरी ये कि निधि अपने पति को उनके माता पिता से या भाई बहनों से मिलने की परमिशन नहीं दिया करती थी और जब भी कभी वो अपने माता पिता से या भाई बहन से मिलने जाते थे तो हमेशा झगड़ा किया करती थी। और तीसरी बात ये पता चली
जो बहुत बड़ी थी और एक बहुत बड़ा सबूत था कि निधि को ये डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं भवानी शर्मा अपने इस पूरे कारोबार को, पूरे बिजनेस को अपने माँ बाप या अपने भाई बहन को ना दे दें। तो ये 3 चीज़ें उनको तफ्तीश में पता चली और ये तीनों ही बहुत बड़े सुराग थे। तो एक दिन पुलिस ने प्लान बनाकर ये तय किया कि निधि शर्मा को थाने बुलाया जाए और उससे अच्छे से जानकारी हासिल की जाए। लेकिन उसको थाने में जब बुलाकर तफ्तीश की गई तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। गोलमोल बातें, घुमावदार बातें उसने की और कोई अहम जानकारी पुलिस को नहीं मिली। तब उन्होंने एक और चाल चली। निधि से कहा कि तुम अपने भाई के साथ थाने आ जाओ और कुछ जानकारी हमें आपके पति के बारे में चाहिए। निधि अपने भाई को लेकर थाने पहुंची और थाने में ले जाकर पुलिस ने दोनों को अलग अलग रूम में अलग अलग अपने तरीके से पूछताछ की। जब पुलिस ने निधि के भाई से सख्ताई से पूछताछ की तो निधि का भाई बहुत जल्दी ही पुलिस के सामने टूट गया और जो भी जानकारी भवानी शर्मा से रिलेटेड थी वो सब निधि के भाई ने पुलिस को बता दी और पुलिस के सामने उसने सब कबूल कर लिया। अब बारी थी निधि की। निधि से फिर से पूछताछ की गई लेकिन निधि फिर भी बोलने को तैयार नहीं थी। फिर पुलिस ने निधि के भाई को उसके सामने बैठाकर सारी बातें की और उसके बाद निधि शर्मा को लगा कि अब झूठ बोलना पुलिस के सामने बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो टूट गई और पुलिस के सामने उसने अपना भी जुर्म कबूल किया। निधि ने पूछताछ के दौरान आगे पुलिस को बताया कि उसने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया था। उन्होंने भवानी को नींद की गोलियां दी और फिर लोहे की रॉड से मारकर उसकी हत्या की। लाश को जलाने की कोशिश भी की लेकिन उसके बाद फिर अलग अलग हिस्सों में उसको काट कर फेंक दिया गया। 23 जुलाई 2004 को अदालत ने निधि शर्मा और उसके ड्राइवर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। निधि शर्मा की उम्र कैद के बाद उसके दोनों बच्चों की परवरिश बच्चों के दादा दादी ने की। साल 2017 में जब सज़ा पूरी करने के बाद निधि बाहर आई, उसने अपने बच्चों से जायदाद के लिए लड़ाई की लेकिन दोनों बच्चे अपनी माँ से उस वक्त नफ़रत करते थे। बच्चे बड़े हो चुके थे और बच्चे समझदार हो चुके थे। बच्चे अपनी माँ की हर एक हरकत को उस वक्त जानते थे। वो अपनी माँ से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते थे। दोस्तों, हर एक इंसान के या हर माँ बाप की सबसे बड़ी जायदाद उनके बच्चे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे ही उनकी ज़िंदगी में ना रहें तो फिर ऐसी दौलत का फ़ायदा ही क्या है। निधि ने दौलत के लालच में अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और उसके लालच ने निधि को हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। कभी कभी आंसू भी कातिल का पता दे जाते हैं। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।